जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है हमारे सिस्टम में जो मेमोरी यूनिट है उसके बारे में। देखिए, मेमोरी किसी भी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है मेमोरी। और लगभग लगभग हर सिस्टम की कुछ ना कुछ मेमोरी होती है, क्योंकि अगर मेमोरी नहीं होगा तो कोई भी डेटा हमारा स्टोर कैसे होगा। तो हमारे कंप्यूटर में देखो इतने तरीके की मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे हमारे कंप्यूटर में यूज होने वाली मेमोरी, कुछ पहले के समय में यूज होते हैं और कुछ मेमोरी ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। तो ये हम लोग हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एक मेमोरी यूनिट, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम की जो मेमोरी यूनिट होती है वह दो तरीके की होती है। एक मेमोरी यूनिट वो है जो अस्थाई, ठीक है। एक मेमोरी यूनिट ऐसी है जो क्या है, अस्थाई। अस्थाई का मतलब परमानेंट। परमानेंट का मतलब कि अगर उसमें कोई भी डेटा स्टोर कर दे रहे हैं तो हमारे कंप्यूटर मेमोरी में तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक उसको कोई डिलीट ना करे। उससे बोलते हैं हम लोग क्या, परमानेंट। परमानेंट होने का मतलब एक ऐसी मेमोरी जिसमें स्टोर डेटा हमारा अस्थायी रूप से सेव रहता है, वो हमारी क्या होती है, परमानेंट मेमोरी। जैसे आप कोई बायोडाटा आपने बनाया, कोई रिज्यूम बनाया, ठीक है, या कोई भी आपने फाइल बनाया और बनाने के बाद उसको कंप्यूटर में सेव कर दिया। तो जब उसको आप सेव कर देते हैं तो वो सेव होने के बाद अस्थायी रूप से आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है। जब तक वो फाइल ओपन है तब तक वो फाइल आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी में रहता है, लेकिन जब उसको आप सेव कर देते हैं तो वो कहां पर सेव होता है, आपके हार्ड डिस्क पर। और तब तक वो सेव रहता है जब तक कोई दूसरा बंदा उसको डिलीट ना करे। तो ये जो हार्ड डिस्क है, एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे सिस्टम में जो भी परमानेंट स्टोरेज की चीजें हैं उन्हें सेव करने के लिए, ठीक है। हमारे सिस्टम में जो भी परमानेंट स्टोर हमको करना है उसको कहां पे स्टोर करते हैं, अपने हार्ड डिस्क, ठीक। हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव का सबसे मेन यूज है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी स्टोरेज का काम होता है, परमानेंट स्टोरेज से संबंधित जो भी काम होता है वो हमारा इसमें सेव होता है। अगर एक बार कोई फाइल में बना के अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर दिया तो तब तक सेव रहेगा जब तक कोई दूसरा उसको डिलीट ना करे या जब तक उसको डिलीट ना करे। तो हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता है हमारे परमानेंट स्टोरेज के लिए। लेकिन हार्ड डिस्क जो है पहले के समय में यूज होता था, आज के समय में धीरे धीरे हार्ड डिस्क का यूज कम होना शुरू हो गया। कारण क्या है कि हार्ड डिस्क में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं उस डेटा को स्टोर करने की और उस डेटा को वापस निकालने की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है। समझ में आया? ध्यान समझिए, हम एक आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं यहाँ पर। इसको हमने कर दिया क्लोज और यहाँ पे हम आपको, हाँ यहाँ देखिए ध्यान से, हमारे सिस्टम में कुछ कंपोनेंट है जिनके बारे में आपको चीजों को समझना है। जैसे देखो, हमने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का जो मेन काम करता है वो होता है सीपीयू, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास अपने खुद का जो है कोई मेमोरी नहीं होता है, और होता है तो कैश मेमोरी के रूप में होता है, बहुत थोड़ा सा मेमोरी होता है। इसलिए जब हम किसी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारा ट्रांसफर हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। समझ में आ रहा ना? और हमारा तीसरा जो मेमोरी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारा है हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 हो गया या कोई भी फाइल होता है तो परमानेंट से स्टोर होता है हमारे हार्ड डिस्क ड्राइव में। और जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा ट्रांसफर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो हमारा ट्रांसफर होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये देखिए, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं विंडोज 10 तो खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो टाइम किस लिए लगता है, क्योंकि परमानेंट जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे हार्ड डिस्क में होता है, और जब सिस्टम को ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क को कॉपी कहां पर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, इसलिए खुलने में समय ज्यादा लगता है। तो ये हार्ड डिस्क हमारा पहले के समय में इस्तेमाल होता था। अब इसी टाइम को बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एसएसडी, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का इस्तेमाल करने से फायदा ये होता है कि इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड ज्यादा होती है
तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हार्ड डिस्क में होता था, अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां पे इंस्टॉल करेंगे? एसएसडी में। और जिससे फायदा क्या मिलेगा, हमारा एसएसडी से रैम में डेटा बहुत तेजी से ट्रांसफर होगा और हमारी स्पीड कम होगी, हमारी स्पीड अच्छी होगी और जिससे हमारा सिस्टम जल्दी खुलेगा। बात समझ आ रहा ना? तो हमारे कंप्यूटर बहुत सारी मेमोरी है, लेकिन जो अस्थायी रूप से हमारा डेटा सेव होता है वो या तो हार्ड डिस्क में आपका सेव होगा या तो आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव में। वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा है या एसएसडी लगा है। अगर आपको लग रहा है कि सिस्टम आपका बहुत स्लो काम कर रहा है तो आप एसएसडी लगवाते हैं तो सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी बेटर हो जाती है, थोड़ी सी बेहतर होती है, क्योंकि एसएसडी का जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अपने कंप्यूटर में आप देखेंगे तो इतने तरीके की मेमोरी आपको दिखाई देगी। जैसे ये पहली मेमोरी हमारी कौन सी है? हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको बोलते हैं एचडीडी। ये होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हमारे कंप्यूटर में परमानेंट डेटा स्टोर करने का एक बढ़िया माध्यम है। हार्ड डिस्क को सबसे ज्यादा यूज करने का मेन फायदा ये होता है कि ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, इसका रेट क्या है? कम। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ही स्लो। बस में देखो हम बता रहे हैं आपको, अगर आप जो है आज के डेट में 1 TB की हार्ड डिस्क परचेज करें तो 1 TB की हार्ड डिस्क लगभग आपको मिल जाएगी 1500। ठीक है, 1 TB की हार्ड, इसके रेट को कंपेयर हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एसएसडी लेने जाएं तो लगभग 240 GB की एसएसडी आपको मिलेगी 1500। बात समझ आ रहा है ना? तो इसलिए जो हार्ड डिस्क है उसका जो थोड़ा सा प्राइस सस्ता रहता है एसएसडी की अपेक्षा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी यही है क्योंकि इसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। तो पहले के समय में हार्ड डिस्क इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल के जो बिल्कुल नए सिस्टम आ रहे हैं वहाँ हार्ड डिस्क की जगह पर इस्तेमाल होता है एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। बस में आ रहा, दोनों का काम सेम है, दोनों का काम एक ही है, डेटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर में सेव करना। आपने कोई फाइल बनाया, उसको जब सेव करेंगे तो कहाँ पे सेव होगा? हार्ड डिस्क ड्राइव में। आप देखते होंगे लोकल डिस्क सी लिखा रहता है, लोकल डिस्क डी लिखा रहता है, वो ड्राइव के ही पार्टीशन होते हैं। आप कुछ पूछ रहे थे आप? सर ये जो 1 TB है तो 15 साल मिला है, तो ये 240 GB इसका भी तो आता है 1 TB। हाँ, इसका भी 1 TB में आता है लेकिन बहुत कॉस्टली आता है, लगभग 6,500-7,000 के आसपास 1 TB का। ठीक है, और वही 1 TB आपको कल 1500 मिल जाएगा अगर हार्ड डिस्क आप परचेज करें। बात समझ आ रहा है? ये दोनों ही हमारा एसएसडी हो या हार्ड डिस्क हो, ये दोनों ही हमारे डेटा को परमानेंट रूप से कंप्यूटर में सेव करने का काम करते हैं। बस दोनों में फर्क है स्पीड का। हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव की थोड़ी स्पीड अच्छी होती है, उसमें डेटा तेजी से ट्रांसफर होता है, इसलिए उसका जो है कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। एचएसडी थोड़ी पुरानी टेक्निक पर बनी हुई है, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसका डेटा ट्रांसफर स्पीड थोड़ी सी स्लो। ठीक है, तो एचडीडी और एसएसडी समझ में आ गया ना? हार्ड डिस्क और एसएसडी का हमारा मेन काम है परमानेंट डेटा स्टोर करना। अगर हमने नेट से कोई चीज डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद कहाँ पे सेव होता है? हमारे कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में किस जगह पे सेव होता है? हमारे हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं स्पेस लेता है। बात समझ आया? हार्ड डिस्क और एसएसडी का सबसे मेन फायदा ये है कि इसमें कोई भी डेटा परमानेंट रूप से सेव कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डेटा हम सेव करते हैं तब तक पड़ा रहता है जब तक ये हमारा जो है यूज, जब तक इसको डिलीट ना हो। ठीक है, ये फ्लैश ड्राइव है। इस फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, इसको लोग बोलते हैं पेन ड्राइव। आम भाषा में इसको क्या बोलता है? पेन ड्राइव। ये फ्लैश ड्राइव है, ये क्या काम करता है? ये हमारा डेटा ट्रांसफर का ही एक तरीका है। मान लो कि हमारे पास दो अलग अलग कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है और एक दूसरा कंप्यूटर ये है, ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर हमारा बी। अगर हमें इस कंप्यूटर से डेटा निकाल कर इस कंप्यूटर में भेजना है तो हमारे पास एक बढ़िया विकल्प क्या है कि हम इस कंप्यूटर से डेटा को पेन ड्राइव में कॉपी करें और कॉपी करके यहाँ पे ले आके पेस्ट करें। तो पेन ड्राइव का पहला यूज हो गया डेटा को ट्रांसफर करना। दूसरा यूज, डेटा को अगर हमें कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, हमने घर पर कुछ बनाया प्रेजेंटेशन और हमें लाकर यहाँ क्लास में पढ़ाना है, तो हमारे पास सबसे बढ़िया विकल्प क्या है? पेन ड्राइव। जो कुछ बनाया उसको पेन ड्राइव में सेव कर लिया और सेव करने के बाद अपनी क्लास में लाकर उसको पढ़ा सकते। तो पेन ड्राइव का दूसरा यूज क्या हो गया? डेटा को कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, एक अच्छा विकल्प।
दो हो गया। तीसरा जो सबसे मेन फायदा होता है वो है बैकअप लेने का। आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज तैयार किया, अपने सिस्टम में सेव किया, क्योंकि सिस्टम एक तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आज आपने शाम को सिस्टम ऑन बंद किया तो सुबह इस बात की गारंटी नहीं कि सुबह सिस्टम आपका ऑन होगा ही। असमय कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज है भाई, आपने शाम को चलाया, सिस्टम शट डाउन कर दिया, चले आए, सुबह जाके आप ऑन करते हैं तो कोई इस बात की सिक्योरिटी नहीं, सिस्टम आपका ऑन होगा ही होगा। तो डेटा का बैकअप लेने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है कि जो काम का डेटा हम पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लेते हैं। इससे फायदा ये है कि अगर इनके हमारा सिस्टम खराब हो जाए तो हमारे पेन ड्राइव हमारा डेटा सेव। तो पेन ड्राइव का हमने 3 यूज बताया। पहला यूज आपका क्या हो गया, पहला आपका हो गया डेटा ट्रांसफर करने के लिए, एक इस्तेमाल उसका क्या हो गया, डेटा ट्रांसफर करने के लिए। दूसरा इस्तेमाल हो गया आपके डेटा का बैकअप लेने के लिए, ठीक है। तो ये दो यूज इसका सबसे ज्यादा होता है, पेन ड्राइव का, डेटा ट्रांसफर का, डेटा बैकअप। अब ये पेन ड्राइव जो आजकल आती है, ये पेन ड्राइव आती है हमारी, पहले पेन ड्राइव आती थी 2.0 के नाम से, इसको बोलते हैं यूएसबी। इस पेन ड्राइव को हम यूएसबी ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं यूएसबी ड्राइव, इसको यूएसबी ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसका वर्जन आता था 2.0, जिसमें डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम होती थी, ये स्लो काम करते थे। लेकिन अब जो पेन ड्राइव आ रहे हैं वो आपके 3.0 के आ रहे हैं, 4.0 के आ रहे हैं, जिनकी डेटा ट्रांसफर स्पीड ज्यादा है। भाई 3G से आप इंटरनेट चलाते थे, स्लो चलता था, 4G आ गया तो स्पीड आपकी बढ़ गई, 5G आ गया और स्पीड बढ़ गई, आगे समय और G आएगा तो और स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होगा ना, 6G 7G जो अपने G आते रहेंगे, आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। वही कहानी ये है, पहले पेन ड्राइव हमारा 2.0 का आता था, इसकी स्पीड डेटा ट्रांसफर स्पीड कम होती थी। 3.0 आ गया, डेटा ट्रांसफर स्पीड और ज्यादा हो गई। 4.0 आ गया और ज्यादा स्पीड हो गई। तो आगे जो भी वर्जन आते रहे उसकी स्पीड हमारी बढ़ती चली जाती। ये हमारा क्या, पेन ड्राइव। अच्छा, पेन ड्राइव से भी पहले जो है एक हमारी डिस्क आती थी, आप लोग इसको देखे हैं, इसको बोलते थे आप लोग सीडी, बोलते थे ना। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता था, जहां पर हम डेटा को यहाँ पर क्या कर देते थे, राइट कर देते थे। लेकिन पेन ड्राइव और सीडी में एक सबसे मेन फर्क है। क्या फर्क है कि अगर इस सीडी में कोई डेटा हमने राइट कर दिया तो उसको इरेज करके दोबारा राइट नहीं कर सकते। सीडी में एक सबसे बड़ी कमी यही है। और सीडी को मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत रखनी पड़ती थी, स्क्रैच ना पड़े नहीं तो खराब हो जाए, जरा भी स्क्रैच पड़ा तो खराब हो जाए। लेकिन पेन ड्राइव को थोड़ा सा हम रफली यूज भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज, पेन ड्राइव में कई बार डेटा रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना डेटा उसमें चेंज करते हैं, रख सकते हैं। लेकिन सीडी में ऐसा नहीं है। सीडी में एक बार अगर आपने डेटा बनाकर रख दिया, डेटा आपने राइट कर दिया, फिर उस डेटा को हटाकर दूसरा डेटा आप वहां पे राइट नहीं कर सकते। बस में इस तरीके का आता था, सीडी और डीवीडी आते थे। अब इसका लगभग यूज बहुत कम हो गया है, लगभग ये भी बंद होने के कगार पे आ चुका है, इसका कोई यूज ही नहीं। बस में आजकल सब इससे बेटर यूज किसका है, यूएसबी का है। पेन ड्राइव में आसानी से डेटा ट्रांसफर कर लेते हैं और डेटा निकाल। पहले शादी में कैसेट बनती थी तो वो भी इसी पे बनती थी, क्यों। अब आजकल देखो, आजकल कोई इस पर कैसेट बनवाता ही नहीं, सब पेन ड्राइव में बना देते हैं, पेन ड्राइव आपको देते हैं। पेन ड्राइव लेके चलना आसान है, ड्यूरेबल थोड़ा सा ज्यादा है, बार बार उसको यूज कर सकते हैं, उसमें डेटा रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद ये एक मेमोरी आपके मदरबोर्ड के भीतर लगाई जाती है, इसको बोलते हैं रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। यह जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है, जो आपके मदरबोर्ड में पहले से लगी हुई होती है। इसका हम लोग के जीवन में कोई यूज नहीं। हम लोग डायरेक्ट इसमें ना तो डेटा राइट कर सकते हैं, ना इस डेटा को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। रोम में जो भी डेटा है वो डेटा ना तो हम राइट कर सकते हैं और ना उस डेटा को निकाल सकते हैं। इसका काम, इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। यानी इसके भीतर जो भी डेटा है उसको केवल रीड किया जा सकता है, उसको राइट नहीं किया जा सकता है। उसको राइट कौन करता है, मैन्युफैक्चरर। जो आपके कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर है वह इसमें डेटा बनाकर इसमें जो भी डेटा राइट कर देगा, वो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, परमानेंट सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद उस डेटा को हम इरेज नहीं कर सकते। बस में आया ना, इसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो सिस्टम को चलाने में हेल्प करते हैं।
और कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी उन सारे प्रोग्राम को, उन सारे एप्लीकेशंस को इस रीड ओनली मेमोरी में पहले से राइट कर देते हैं, और राइट करने के बाद हमारे मदरबोर्ड के साथ उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, उसी के साथ ही क्या करता है, चलता है। बस मैं आप देखिए गवर्नमेंट की तरफ जो लैपटॉप दिए जाते हैं, स्मार्टफोन दिए जाते हैं, उसमें उनका फोटो लगा होता है, लगा होता है ना, याद है ना? हाँ? वो हटता ही नहीं। अब ये जो नए स्मार्टफोन में इसमें फोटो नहीं है, आ रहा है वॉलपेपर, केवल वॉलपेपर पे मोदी जी का वो बदल जाता है कि नहीं? बदल जाता है। हाँ, वो चेंज होता है, लेकिन इसके चेंज हो जाता है पर मेरे साथ आता है। मिला है क्या कल? ठीक है, उसके पहले का आपको याद करिए, साल रहिए, ध्यान दीजिए, उसके पहले एक लैपटॉप देते थे यादव जी, हाँ, उसमें देखो उनकी फोटो लगी होती थी, वो नहीं हटती थी। क्यों नहीं हटती थी? क्योंकि वो फोटो जो है इसी रोल में पहले से राइट, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको जो बनाने वाली कंपनी है वही कंपनी उसको राइट करती है और वही उसको चेंज कर सकती है, यूजर के हाथ नहीं होता कि उसमें कोई नया फोटो लगा। तो कंप्यूटर को चलाने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन है वो सारे इंस्ट्रक्शन इसके भीतर सेव है। फिर इस तरीके का फ्लॉपी डिस्क आपके सामने आता था ना, ये फ्लॉपी डिस्क सीडी डीवीडी से पहले का इस्तेमाल होता था, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी, आप लोग शायद देखे भी ना हो। ठीक, उसके बाद आता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अगर हमको बहुत ज्यादा डेटा कहीं एक सिस्टम से निकाल के दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करना है, उसके लिए हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यूएसबी का जो एक लिमिट है, यूएसबी में डेटा की एक लिमिट है, लेकिन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हमारे 1 टीबी 2 टीबी 3 टीबी 4 टीबी और इसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा होती है। यहाँ ज्यादा अगर डेटा हमको लेकर जाना है तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद ये मेमोरी आई जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सिस्टम के भीतर ही इनबिल्ट होता है, मदरबोर्ड के साथ जुड़ा होता है। ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर की बनी हुई चिप होती है, जिसका मेन इस्तेमाल होता है किसी भी एक्टिव प्रोग्राम की डेटा को होल्ड करने के लिए। ठीक, आपने नोटपैड पर क्लिक किया, नोटपैड सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया, तो जिस समय वो ओपन हुआ है, जिस समय आप उस पर काम कर रहे होते हैं, उस समय वो हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही लोड होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी है कि इसमें कोई भी डेटा आपका स्थायी रूप से सेव नहीं होता। इसमें सिर्फ डेटा वही सेव रहते हैं जो इस समय वर्किंग में है। आपने नोटपैड में फाइल बनाई, तो अभी वो कहाँ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे भीतर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर गलती से लाइट चली गई तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो रैम में जो भी डेटा रहता है वो डेटा हमारा एक लंबे समय तक यूज नहीं होता है। यह जो है क्या होता है, इसमें डेटा तभी तक रहता है जब तक इसका पावर इसमें, पावर जाने के बाद ये डेटा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो ये ऐसी बहुत सारी मेमोरी है जो हमारे सिस्टम के भीतर यूज होती है। तो ये था मेमोरी का आपका इंट्रोडक्शन कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सी मेमोरी है और उसका काम कैसे हमको करना है। ठीक है, इन मेमोरी का यूज हमको कैसे करना है। उसके आगे अब ये देखिए, ये सबसे पहले मेमोरी। मेमोरी होता क्या है, देखिए कंप्यूटर में जब कोई भी डेटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके सेव। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है जहां पर अस्थायी और अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर किया। मेमोरी में स्टोर किया जाने वाला डेटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो भी डेटा है वो हमारा क्या है, 0 या 1 के फॉर्म में। 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट बिट कहा जाता है। 0 और 1 को क्या बोलता है, बिट। यह बिट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, बिट। 8 बिट को मिलकर एक बाइट बनता है, जो एक कैरेक्टर, लेटर, डिजिट, सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी होता है। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की विभिन्न यूनिट निम्नलिखित। कंप्यूटर में बहुत सारे यूनिट्स बनाए गए। अगर हमें कुछ भी सेव करना है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में ही हमारा क्या होता है, सेव। अब इस तरह की मेमोरी आप देखेंगे जो कंप्यूटर में स्टोरेज के रूप में काम होता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास दो ही तरीके की मेन मेमोरी है, एक है हमारी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक, और सेकेंडरी मेमोरी को हम जो है सेकेंडरी मेमोरी हमारी अस्थायी होती है। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक दे रखा है, देखो ये टेबल का सरफेस है, ये ऊपर क्या है, टेबल का पूरा सरफेस दे रखा है। जिस समय आपको कुछ पढ़ाई करना होता है, जिस समय आपको कुछ भी पढ़ाई करना होता है, आपको कोई बुक्स पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं, इसी टेबल पर आप ओपन करके रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं ना,
यानी जिस पे आप रीड कर रहे होते हैं आपकी किताबें यहाँ टेबल पर ओपन रहती है उसी, और यह जो टेबल की जगह है ठीक ऐसी जगह हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के भीतर भी होती है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी किसी प्रोग्राम को अगर हमने ओपन किया तो कहां पर ओपन होता है, वो रैम के भीतर ओपन होता है। इसलिए कहता है रैम अगर ज्यादा होगा तो थोड़ा सा हमारा फाइल खुलने में समय कम लगेगा, क्योंकि पर्याप्त स्पेस हमारे पास रहे और एक से अधिक फाइलों को हम ओपन करके सकते। जैसे मान लो हमारा मेज है और मेज का एक टॉप अगर बड़ा है तो ढेर सारी बुक्स को ओपन करके रख सकते हैं एक साथ। लेकिन अगर ये छोटा हुआ तो एक ही दो बुक ओपन करने पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भर जाएगा। उसी तरह ये है कि जो हमारे एक्टिव प्रोग्राम है उनको होल्ड करने के लिए हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी को बनाया गया है। उसके बाद ये वर्चुअल मेमोरी है। अगर यहाँ पे हमको स्पेस कुछ कम लगता है तो इस पर भी हम अपने डेटा को क्या करते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और जो फाइल हमको परमानेंट बना के रखना है, जो डेटा हमको परमानेंट बना के रखना है, उसको अपने हार्ड डिस्क के भीतर हम यहाँ पे लाके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो परमानेंट है वो हम हार्ड डिस्क में सेव करते हैं और जिस समय हम यूज कर रहे होते हैं सिस्टम को, किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को हमें देखना है तो हम जो है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के भीतर ओपन करते हैं। अब ये मेमोरी के कुछ यूनिट 0 और 1 को हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट, जिसको बोलते हैं बिट। ठीक, 4 बिट को मिला देंगे तो एक निम्बल बनेगा। ऐसे जो हमारा 8 बिट जब होगा, इसी तरीके से हमारा 8 बिट होगा तो हमारा 1 बाइट बन जाएगा। और 1024 बाइट को हम मिला देंगे तो 1 किलोबाइट बन जाएगा। 1024 किलोबाइट को मिलाएंगे तो 1 मेगाबाइट बन जाएगा। और 1024 मेगाबाइट को मिला देंगे तो 1 गीगाबाइट बन जाएगा, इसको 1 जीबी बोलते हैं। और 1024 जीबी को मिला देंगे तो 1 टीबी बन जाएगा, इसको टेराबाइट बोलते हैं। बस समझ आया? ये कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट सबसे छोटा सा क्या है, बिट। बिट मतलब या तो उसमें 0 स्टोर होगा या तो 1। बिट मतलब बाइनरी डिजिट। और अगर इस तरह के 4 बिट को जोड़ दिया जाएगा तो एक निम्बल बन जाएगा, यानी एक निम्बल में 4 बिट डेटा हमारा स्टोर हो सकता है। ऐसे 8 बिट को जोड़ देंगे तो 1 बाइट बन जाएगा। और ऐसे 1024 बाइट को जोड़ देंगे तो 1 किलोबाइट बन जाएगा। और 1024 किलोबाइट को जोड़ देंगे तो 1 मेगाबाइट बन जाएगा। और 1024 मेगाबाइट को जोड़ेंगे तो 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट होगा तो 1 टेराबाइट। ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है। अब मेमोरी का पूरा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे दे रखा है। हमारे कंप्यूटर में इतने तरीके की मेमोरी होती है जिनका पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है। सबसे पहले कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा है उसकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है उसकी सीपीयू मेमोरी और दूसरी है उसकी मेन मेमोरी। सीपीयू को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रजिस्टर और कैश मेमोरी। और मेन मेमोरी को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम को भी 2 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। रोम को आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पी रोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपीरोम इलेक्ट्रॉनिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईप्रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सब इतने तरीके की मेमोरी इस्तेमाल होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी अस्थायी होती है, इसमें सबसे पहले मैग्नेटिक टेप आते थे पहले के समय में, फिर मैग्नेटिक डिस्क आ गया, इसमें हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क आने लगे, जैसे सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, बीआरडी हो गया, और फ्लैश मेमोरी आने लगे, जैसे पेन ड्राइव हो गया और मेमोरी कार्ड। इतने तरीके की मेमोरी का इस्तेमाल हमारे कंप्यूटर में किया। बात समझाया? इतने तरीके की मेमोरी है जो हमारे सिस्टम में यूज होता है। इन सबको हमको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। सबका जो है काम एक ही है, डेटा को होल्ड करना, डेटा को स्टोर करना। जो डेटा को अस्थायी रूप से सेव करता है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, और जो सिर्फ डेटा को हम एक्टिव रहने पर, किसी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को ओपन रहने पर यूज होता है, वो हमारी प्राइमरी। ठीक है, इसके बारे में कल आपको डिटेल में और ज्यादा इसको बता देंगे। आज प्रैक्टिकल का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आज मेमोरी का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, कल इन सब मेमोरी के एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक, और आज कुछ उसका प्रैक्टिकल हम लोग देख ले रहे हैं। सर जो आप बोले हैं कि हार्ड ड्राइव जो सीपीयू लगा रहता है, हां, एसएसडी भी लगा होता है कि हार्ड ड्राइव इससे? जैसे पहले के समय में हमारा लगा होता था हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक, उसको बोलते थे एचडीडी, लेकिन उसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत कम होती। तो इधर लास्ट साल 2 साल में जब से एसएसडी आ गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, तब से लोग हार्ड डिस्क को निकाल कर और एसएसडी लगा देते हैं।
ये कंपनी से लगा हुआ आता है कि बाद में भी लगा सकते हैं, अपने हाथ से भी लगा सकते हैं। जैसे जो नए लैपटॉप या कंप्यूटर आज के समय में आ रहे हैं, सब में SSD लगे लगाया है। और अगर आपके पास पुराना कोई कंप्यूटर है, स्लो चल रहा है, उसमें SSD आप अलग से परचेज करके भी लगा सकते हैं। बात समझाया? और जिसको स्टोरेज और ज्यादा रखना है, वो हार्ड डिस्क और SSD दोनों रखता है। तो दोनों डेटा को स्टोर करने की टेक्निक है, डेटा को स्टोर करने के तरीके। अब आज हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल देखना है। कल 15 तक आपको बता दिया गया था ना, आज उसके आगे आपको नोट करना है। डेस्कटॉप आइकन वाला कल मैं बता दिया था ना, तो आज ये नोट कर लीजिए आप लोग, 16, 17, 18 वाला नोट करिए, फिर इसका प्रैक्टिकल बता। आज हम लोग को प्रैक्टिकल देखना है 16 नंबर पे, हाउ टू चेंज फॉन्ट साइज ऑफ विंडोज। विंडोज का फॉन्ट साइज हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले हम आ गए डेस्कटॉप पर। यहाँ पर देखिए, ये जो आइकन है, इनके नीचे जो टेक्स्ट लिखा है, ये साइज बहुत छोटा छोटा लग रहा है। अगर हमें इसे चेंज करना हो तो हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प है, आप विंडोज के साथ यू बटन दबाइए, विंडो की के साथ यू बटन, और यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट का साइज, मेक टेक्स्ट बिगर, दिख रहा है ना, डिस्प्ले सेटिंग में है। और यहाँ से अगर टेक्स्ट की साइज को आप बड़ा करते, 100% है, आप इसको बड़ा करते चले गए, हमने इसको कर दिया 150% और कर दिया यहाँ पर अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया, अब देखो ये सब अक्षर क्या है, हमारे बड़े बड़े दिख रहे हैं ना। हम एक बार सॉर्ट करके इसको व्यू पे जाके और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखिए, सॉर्ट बाय नेम कर दीजिए। इससे क्या हुआ, इससे हमारे जो ये टेक्स्ट की साइज थी, ये सारी साइज क्या हो गया, बड़ी हो गई। ठीक, इसके साथ अगर आपको आइकन चेंज करना है तो कल हमने आपको बताया ही था, मीडियम आइकन लगा दीजिए। तो आज जैसे ही आप विंडोज के साथ यू बटन प्रेस करेंगे, यहाँ टेक्स्ट का साइज आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ का भी साइज बढ़ गया। ये देखो डिस्प्ले वगैरह कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर इसको हम यहाँ से छोटा कर दें, ये देखो, और यहाँ सप्लाई करें, अब ध्यान देना, तो ये देखिए कुछ छोटा छोटा हो गया, हुआ ना छोटा। अब इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अगर विंडोज में कहीं भी टेक्स्ट का साइज आपको बढ़ाना है तो यहाँ से साइज आप क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए देखो एक ऑप्शन है, उसको बोलते हैं ईज ऑफ एक्सेस। विंडोज 10 की एक सेटिंग है, उसको बोलते हैं ईज ऑफ एक्सेस। तो अगर आप सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे EASE, तो यहाँ मिलेगा ईज ऑफ एक्सेस, और यहाँ पे मिलेगा आपको डिस्प्ले सेटिंग, और यहाँ से आके अपने इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लिख रखा ना, तो जितना बड़ा करेंगे उतना बड़ा चीज आपको दिखाई देगा। हमने इसको फुल कर दिया, तुम कह रहे थे फुल करने के लिए, फुल कर दो 225%, अप्लाई करो। ये देखो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, सब बड़ा बड़ा दिख रहा है ना। डेस्कटॉप जरा देखो ध्यान से, ये देखो कितने बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं। ये देखो बहुत छोटा, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। ये देखो। अच्छा, इसके बाद एक काम और कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करिए और डिस्प्ले सेटिंग में आ जाइए। पढ़ाने के लिए बढ़िया पीछे तक दिखाई देगा एकदम। डिस्प्ले सेटिंग में आ जाइए, और डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल करिए, ठीक है। और यहाँ आपको दिखेगा ये परसेंटेज, यहाँ से भी साइज को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 100% सही है। हम इसको करते हैं राइट क्लिक, या अब देखो हमें विंडोज के साथ यू बटन दबाना है, हम सीधे आ जाएंगे यहाँ डिस्प्ले सेटिंग पे। हमें छोटा करना है तो वापस हम आ जाएंगे,
और जितना बड़ा हमें टेक्स्ट चाहिए उतना बड़ा टेक्स्ट हम करके अप्लाई कर देंगे। इससे हमारा टेक्स्ट अपना ओरिजिनल रूप में वापस आ जाएगा। जैसे पहले हमारा था उसी तरीके से हमारा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो साइज बढ़ता है वो हर जगह का साइज बढ़ता है। आप राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाइए और पर्सनलाइज में जाने के बाद यहाँ पर जो ये सब फॉन्ट की साइज दे रखा है ये सब साइज चेंज हो जाता है। अगर विंडो यू से हम साइज बढ़ाते हैं तो ये विंडोज की हर जगह साइज चेंज कर देता है। ये देखो हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब आप अगर चेक करिए इस सेटिंग में राइट क्लिक करके पर्सनलाइज वाले सेटिंग में, तो यहाँ पर भी ये साइज आपका चेंज हुआ दिखेगा। यहाँ भी क्या होगा, टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हर जगह की साइज को आपको इंक्रीज कर देगा, पूरे विंडोज की साइज को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये है विंडोज की साइज को बढ़ाने का तरीका। हमने दे रखा है ईज ऑफ एक्सेस में आपको जाना है, इसकी शॉर्टकट की है विंडो की प्लस यू, और यहाँ से आपको चेंज साइज कर देना और उसके बाद अप्लाई कर देना। अब दूसरा है, अगर किसी फोल्डर पर हम पासवर्ड लगाना चाहें तो क्या करें। ठीक है, तो ये लिखा हाउ टू सेट पासवर्ड ऑन फोल्डर यूजिंग विनरार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विनरार नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसकी मदद से अपने कंप्यूटर में हम किसी फोल्डर के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। आपके कंप्यूटर में आपने एक फोल्डर बनाया, अब आपको लग रहा है कि इस फोल्डर में हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसको कोई दूसरा देख ना पाए, इसको कोई दूसरा ना देख पाए, हम उसको छुपाना चाहते हैं कि कोई दूसरा इसको ओपन करके ना देख पाए। जैसे मान लो ये फोटो एल्बम के नाम से हमारा एक फोल्डर है, इसमें मैंने कुछ फोटोज रखी है, हम ये चाहते हैं फोटो कोई और देख ना पाए, हम इस पे पासवर्ड लगाना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन होता है, इसको बोलते हैं विनरार। कहाँ पे मिलेगा, आप नेट कनेक्ट करिए और नेट कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप आ जाइए गूगल पे और गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, इसको बोलते हैं विनरार। ऐसे आप सर्च करेंगे विनरार डाउनलोड, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा डाउनलोड विनरार, यहाँ पर आप आ जाइए और आने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ विनरार कई सारे भाषा में दे रखा है, बांग्लादेशी, जापानीज, कोरियन, बहुत सारे भाषा में दे रखा है। आप यहाँ पे क्लिक करिए तो ये आपको विनरार आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। ये देखो ये आपका इंस्टॉल हुआ, लेकिन इसका भाषा कुछ और है। देखो पढ़ने में नहीं आ रहा ना, दिख रहा है भाषा, कुछ अजीब सा भाषा नहीं लग रहा है, तो रहने दो, इसको नहीं इंस्टॉल करो, नहीं तो ये फिर पढ़ने में नहीं रहेगा। देखो यहां से आप इंस्टॉल कर लो, इंग्लिश में आपको चाहिए, ये देखो विनरार इंग्लिश सबसे नीचे, लेकिन विनरार नहीं था, कुछ और था। ये देखो इंग्लिश दे रखा है, लेकिन 32 बिट है। ये देखो इंग्लिश यहाँ दे रखा है, विनरार 6.2 इंग्लिश 64 बिट। अच्छा, अपने कंप्यूटर को आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर में जो है 32 बिट का या 64 बिट का है, उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये कैसे जानेंगे कि हमारा कंप्यूटर 32 बिट का है या 64 बिट का। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इस कंप्यूटर के आइकन पे राइट क्लिक करिए और इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपके सिस्टम का आर्किटेक्चर। देखो ये देख रहा है, सिस्टम टाइप क्या है, 64 बिट दिख रखा ना, यानी हमारा कंप्यूटर कितने बिट का है, 64 बिट का। हमारा कंप्यूटर कितने बिट का है, 64 बिट का। तो हमें जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा उस सॉफ्टवेयर भी 64 बिट का डाउनलोड करना होगा। बस में आया, तो हम यहाँ पे विनरार 6.2.4 इंग्लिश 64 बिट है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। ऐसा क्लिक करने से हमारा एप्लीकेशन ये डाउनलोड हो जाएगा, ये देखो। और इस एप्लीकेशन को हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, फिर इसकी मदद से अपने सिस्टम में हम पासवर्ड लगा सकते हैं फोल्डर में।
देखिए ये विंडार हमारा डाउनलोड हो गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन हमको दिखाई देगा। हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे यस, और इसको कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, ये हमारा विंडार क्या हो गया, डाउनलोड होके इंस्टॉल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जिस फोल्डर पे लगाना है पासवर्ड, उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऐड टू आर्चिव, दे रखा ना, ऐड टू आर्चिव। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस का। आप एडवांस में आएंगे तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा, रुको जनरल में आ गए, हाँ जनरल में, एडवांस जाने की जरूरत नहीं है। जनरल में आपको मिलेगा सेट पासवर्ड, और जैसे सेट पासवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे डिलीट फाइल आफ्टर आर्चिविंग, इस पे लगा दीजिए ट्रिक और यहाँ कर दीजिए सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड में आपको एक पासवर्ड डाल देना है, कोई पासवर्ड हमने डाल दिया, जैसे मान लो हमने पासवर्ड डाल दिया RAM। पासवर्ड को देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये पासवर्ड दिखने लगेगा। फिर री पासवर्ड में आपको दोबारा भर देना है RAM। देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं अपना पासवर्ड, और इसको कर दीजिए ओके। ओके करने के बाद फिर यहाँ से कर दीजिए आप ओके। ऐसा करने से ये आपकी फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी और वो फाइल आपको यहाँ फोटो एल्बम के रूप में यहाँ बन के तैयार, ये आर्चिव हो गई, ये कंप्रेस हो गई। अब इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो खुलेगा नहीं, जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तुरंत ही आपसे पासवर्ड मांगेगा। यहाँ देखो बाई करने का भी ऑप्शन दे रखा है ना, ये जो विंडार अपना है ये ट्रायल वर्जन है, इसको बाई करने का भी ऑप्शन दे रखा है। तो जैसे आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ देखो इमेजेस तो दिख रहा है, लेकिन ये जब तक पासवर्ड आप नहीं लगाएंगे इसके इमेज को आप देख नहीं पाएंगे। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। अगर इसमें आपने कुछ गलत पासवर्ड डाला और डालने के बाद ओके किया तो ये दिखाएगा नहीं, लिखेगा इनकरेक्ट पासवर्ड। बात समझ में आया? ये पासवर्ड लग जाएगा, पासवर्ड लगने के बाद जैसे आप डबल क्लिक करके खोलना चाहेंगे फिर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ किसी फोटो पे आप डबल क्लिक करके देखना चाहेंगे तो पासवर्ड मांगेगा। जब आप सब सही पासवर्ड लगाएंगे तब इस फाइल को देख सकते हैं। देखो सही पासवर्ड लग गया, ये फाइल दिख गया। जब तक पासवर्ड फिर सही नहीं लगेगा तब तक आप इसको देख नहीं सकते। तो बहुत ही आसान है, देखिए हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ सर्च कर लेना है विंडार डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड विंडार, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपको किस भाषा में चाहिए और आपको जो है 32 चाहिए 64 बिट चाहिए। यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जिस फोल्डर पे आपको पासवर्ड लगाना है उस फोल्डर पे पहले आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। जैसे मान लो हमने एक राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर का नाम ने दे दिया डेटा, और इस फोल्डर के भीतर यही फाइल को हमने रख दिया। अब हमें इस पे पासवर्ड लगाना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड टू आर्चिव। ऐड टू आर्चिव पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन को टिक लगा के सेट पासवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाल देंगे आप पासवर्ड। और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ करेंगे ओके, फिर यहाँ करेंगे ओके। अब ये फाइल आपका क्या होगा, डिलीट हो गया और वो डेटा आपका यहाँ पे आ गया। अब इस डेटा को डबल क्लिक करके जैसे आप खोलना चाहेंगे तो आपसे यहाँ पासवर्ड मांगे। जब तक आप पासवर्ड नहीं भरेंगे आपका डेटा यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया पासवर्ड लगाने का तरीका। किसी फोल्डर में अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो कैसे लगा, भूल गया तो फाइल चली गई फिर खुलेगा नहीं, इसको रिकवर करने का कोई चांस नहीं। क्या चीज, वही तो चीज है, इसमें रीसेट करने का कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा। देखो हम पासवर्ड अगर भूल जाए, ये देखो, ये देखो पासवर्ड हटाना है तब देखो वहीं से उठा, आप राइट क्लिक करिए और वो ओपन विथ विंडोज पे करिए ना, और यहाँ पे आपको देखिए फाइल में दे रखा होगा पासवर्ड, सेट डिफॉल्ट पासवर्ड, चेंज ड्राइव, तमाम ऑप्शन दे रखा है। पासवर्ड हटाना है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दे रखा है, हेल्प दे रखा है।
चलो पासवर्ड हटाने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। देखो, आप राइट क्लिक करो और यहाँ एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट टू डेटा दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करिए, तुरंत ही आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप पासवर्ड अपना लगा दीजिए और लगाने के बाद कर दीजिए ओके। ऐसा करने से आपका डेटा वाला फोल्डर वापस आ जाएगा। ठीक, अब इस फोल्डर में कोई पासवर्ड आपका नहीं है। ठीक, अब इस पुरानी वाली फाइल को आप हटा दीजिए, पासवर्ड आपका हट जाएगा। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू आर्चिव करेंगे तो पासवर्ड लग जाएगा, और एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो पासवर्ड आपका हट जाएगा। एक बार आपको पासवर्ड भरना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया पासवर्ड लगाने में। पासवर्ड लगा लेंगे आप लोग ना। जी सर। चलिए, इसके बाद स्टेप हमने लिखवाई दिया है। हाँ, पासवर्ड वाला। फिर है हाउ टू हाइड ए फोल्डर। किसी फोल्डर को हम छुपाएंगे कैसे? हमें चाहते हैं कोई डेटा हम बनाकर रखें, उसको कोई देख ना पाए, उसको छुपाएंगे कैसे वो चीज देखिए। ऐसे मान लो ये हमारा फोल्डर है, ये हमारा फोल्डर है और हम इसके डेटा को छुपाना चाहते हैं, तो हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद एक ऑप्शन आता है हिडन। हम हिडन पे यहाँ जाएंगे और हिडन पे जाने के बाद अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे। अब इसको कर देंगे ओके, देखो ये गायब हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों में ऐसे डायरेक्ट गायब नहीं होगा, इसमें पहले से एप्लीकेशन यूज किया गया है। देखिए, अब इसके बाद विंडो के साथ ई बटन प्रेस करिए और यहाँ पर एक ऑप्शन था व्यू। ठीक है, और व्यू में अगर हिडन आइटम पहले से टिक है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। देखो, जैसे हिडन ऑप्शन टिक था तो ये डेटा हमारा क्या है, दिख रहा है। देखो फिर से देखिए, आप जिस फोल्डर को छुपाना चाहते हैं उसको राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर जाइए। प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद हिडन पे टिक लगा के आप इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। एक काम हो गया। अब ये डिलीट, ये हाइड नहीं होगा, थोड़ा सा ये हल्का हल्का दिखेगा, अभी भी दिख रहा है ना, ये हल्का हल्का क्या है, अभी भी दिख रहा है। अब इसको अगर पूरी तरीके से हाइड करना है तो उसके आगे के स्टेप्स में दे रखे। ये देखो, फिर उसके बाद आपको जाना कहां पर है, कंट्रोल पैनल पे जाना है, फिर फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है और वहां व्यू पे जाना है और डोंट शो हिडन फाइल पे क्लिक कर देना। तो विंडोज के साथ आर और आर पे लिखेंगे आप कंट्रोल। ऐसा करने से आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। कंट्रोल पैनल में आप थोड़ा सा लार्ज आइकन का इस्तेमाल कर लीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ व्यू के भीतर आपको मिलेगा डोंट शो हिडन फाइल या फोल्डर। यहाँ पे टिक लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे डेस्कटॉप से ये फाइल आपकी गायब हो गई। डेस्कटॉप से देखो फोल्डर क्या दिख रहा है, नहीं, तो फोल्डर पूरा का पूरा क्या हो गया, गायब हो गया। अब उस फोल्डर को वापस लाना है तो क्या करेंगे, आप जहां से हाइड किए थे वहीं पे जाके आप उसको क्या करेंगे, आप उसको शो करा देंगे। शो हिडन फाइल्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे अप्लाई और यहाँ पे कर देंगे ओके। आपको जाना फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में और यहाँ पे आपको जाना है व्यू पे। व्यू पे आपको ऑप्शन मिलेगा शो हिडन फाइल्स वाला। ठीक, इसको क्लिक करके अप्लाई कर देंगे तो अब ये फोल्डर आपको यहाँ पे देखो डेटा वाला दिखने लगा, लेकिन नहीं, अभी भी थोड़ा थोड़ा क्या है, इनएक्टिव दिख रहा है। इसे एक्टिव करना है तो राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर जाइए और हिडन वाले ऑप्शन को हटा के अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अब ये डेटा आपको वापस मिल गया। तो छुपाने का पहला तरीका, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पर जाइए, हिडन पे टिक लगाइए, अप्लाई करके ओके कर दीजिए। अभी पूरी तरीके से गायब नहीं होगा। पूरी तरीके से गायब करना है पहले कंट्रोल पैनल पे जाइए, फिर फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाइए और यहाँ व्यू में आपको मिलेगा डोंट शो हिडन फाइल। व्यू मिलेगा डोंट शो हिडन फाइल, अप्लाई करके आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे दे रखा है, देखो
पहले राइट क्लिक करना है फोल्डर पर, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर हिडन पे जाना है, फिर अप्लाई पे जाना है, फिर ओके पे जाना है, फिर कंट्रोल पैनल खोलना है, फाइल एक्सप्लोरर आइकन पे जाना है, व्यू पे जाना है और डोंट शो हिडन फाइल पे क्लिक करके ओके कर देना है। ऐसा करने से आपका फाइल क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, और चौथा इसके बाद वाला भी बता दें। चलिए अब दे रखा है हाउ टू क्रिएट मल्टीपल फोल्डर। हम एक साथ एक से अधिक फोल्डर को कैसे बना सकते हैं। देखो जनरली क्या होता है, हम एक समय में एक साथ एक ही फोल्डर बनाते हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक ही साथ एक से अधिक फोल्डर एक साथ बना सके तो कैसे बनाएंगे वो चीज आप ध्यान से देखिए। आप इसको नोट कर लीजिए 19 वाला। ये शांत रहिए। हम एक एक करके फोल्डर तो बना सकते हैं, फोल्डर बनाना हमारे लिए आसान है। हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और फोल्डर का नाम दे दिए, हमने फोल्डर का नाम दे दिया राम, तो फोल्डर बनके तैयार। फिर हमें फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक किए, न्यू पे गए और फोल्डर पे आ गए, यहाँ पे हमने दे दिया श्याम, ये फोल्डर बनके हमारा तैयार। लेकिन अगर एक साथ हमें ढेर सारा फोल्डर बनाना हो तो उसके लिए तरीका हमारा काम का है। सबसे पहले नोटपैड ओपन करिए और नोटपैड पे लिखिए एमडी, एमडी मतलब मेक डायरेक्टरी। फिर आप फोल्डर का नाम दे दीजिए, फोल्डर 1 2 3 जितना फोल्डर है फोल्डर का नाम आप देते चले जाइए। फिर उसको सेव कर लीजिए। सेव करते समय .bat लगाना जरूरी है, फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे दीजिए, .bat लगाना जरूरी है। फिर उसके बाद जैसे उस पर डबल क्लिक करेंगे वो ढेर सारे फोल्डर आपको बना देगा। .bat होता है बैच फाइल के लिए। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले विंडोज के साथ R बटन प्रेस कर लिया और यहाँ लिखा क्या, नोटपैड। और नोटपैड लिखने के बाद सबसे पहले इसमें टाइप करना है एमडी मेक डायरेक्टरी। हमको 3 फोल्डर बनाना है, तो हमने एक फोल्डर का नाम दे दिया राम, दूसरे का नाम श्याम और तीसरे का नाम दे दिया मोहन। 3 फोल्डर हमने बना लिया, एमडी स्पेस राम श्याम मोहन, 3 फोल्डर हमारा बन गया। अब बनने के बाद हम फाइल पे आएंगे और सेव करेंगे और इसका लोकेशन दे देंगे डेस्कटॉप। ये लोकेशन हो गया इसका डेस्कटॉप और डेस्कटॉप में लिख दिया .bat और इसको कर दिया हमने यहाँ पर सेव। अब विंडोज डी से मिनिमाइज किया और आप देखेंगे यहाँ पे .bat के नाम से ये फाइल आ गई। ये देखो ये आ गया .bat, यही हमने अभी बनाया था। इस पर डबल क्लिक करिए, जैसे आप डबल क्लिक इस पे करेंगे देखो आपका फोल्डर बन के तैयार। एक राम फोल्डर यहाँ बन गया, एक श्याम वाला फोल्डर बन गया और एक मोहन वाला फोल्डर बन गया। समझ में आ गया? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है एमडी, एमडी के बाद अपने फोल्डर के नाम लिखना है। हमने लिखा हरी, ठीक है, फिर हमने लिखा शिव, फिर हमने लिखा, ठीक है, क्या लिख दिया जाए, हाँ शंकर, ठीक। और इसको हमने कर दिया फाइल में आके सेव। अब फिर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखो 3 फोल्डर और बना देगा ये। देखो ये हो गया हरी, ये हो गया शिव और ये हो गया शंकर। तो एक साथ जितना फोल्डर बनाना नाम टाइप करते चले जाइए, तो सब फोल्डर एक साथ आपको बना देगा ना। इसका जरूरत कहाँ पड़ेगा, जैसे मान लो आपको डेटा का बैकअप लेना है। अब आप जानते हो कि आपके हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, 7 दिन का अलग अलग बैकअप आपको बनाना है। तो आप क्या करेंगे, आप इस फाइल को करेंगे ओपन और यहाँ हफ्ते के 7 दिनों का नाम लिख देंगे एक साथ। हमने लिख दिया मंडे, फिर हमने दे दिया ट्यूसडे, फिर हमने दे दिया वेडनेसडे। पहले उसका फॉन्ट सही करें, ये फॉन्ट इसका अजीब लग रहा है, हाँ अजीब फॉन्ट इसमें दे रखा है। कैलिबरी कहीं दिख रहा है, ये कैलिबरी, ये फॉन्ट ठीक, कैलिबरी में रेगुलर बस। अब देखो हमने एमडी लिखा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिर थर्सडे, फिर हमने लिखा फ्राइडे, फिर हमने लिखा सैटरडे, ठीक।
और देखते हैं क्या ये 7 फोल्डर बना लेगा एक साथ। संडे छुट्टी रहती है, संडे कोई फोल्डर नहीं बनेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, MOND। ठीक, अब सही है, देख लेना आप लोग। इसको हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद हम वेट वाले ऑप्शन पे डबल क्लिक करते हैं। अब देखते हैं सब फोल्डर बना के नहीं। ये देखो सब बन के तैयार। देखो मंडे यहाँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, एक साथ सारा फोल्डर बन गया, आपका काम हो गया।